हाय, कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। आज लंबे वक्त बाद बातचीत हो रही है इस ऑडियो के ज़रिए। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कब से सोच रहा था कि आपके नाम कोई मैसेज भेजूं, आपके नाम कुछ बात नहीं करूं, पर ऐसा मौका नहीं बन पा रहा था। काम के सिलसिले में कई बार सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और वक्त ना ऐसे बीत जाता है कि चलो भैया, हम बीत रहे हैं और हमारा बीतने का ही काम है। तो इसी तरह से कहाँ वक्त निकल जाता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। फिलहाल आज का दिन बड़ा ख़ास रहा। आज का दिन क्या, ये हफ्ता ही बड़ा अलग सा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत से अप एंड डाउन्स आए लाइफ में। अब देखो, अप एंड डाउन्स तो आपकी लाइफ में भी हैं, यहाँ भी हैं, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी की लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो बीते कुछ दिनों से ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ आए। कभी कहीं किसी से किसी बात को लेकर बातचीत हुई लंबी, कभी किसी से बातचीत नहीं हुई, कभी कहीं पर किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो कभी कुछ खुशियाँ भी मिली। कुल मिलाकर के इमोशन थोड़े कम ज़्यादा लाइफ में होते रहते हैं। पर आज मैं बात करने वाला हूँ फिल्म के बारे में। एक फ़िल्म देखी आज सुबह सुबह। असल में क्या हुआ कि इस फिल्म के लिए हम ट्राई बहुत टाइम से कर रहे थे कि हमको टिकट मिल जाए, लेकिन आलस की वजह से हमने टिकट बुक नहीं करवाए। वो एडवांस बुकिंग पे हम भरोसा भी नहीं करते। हमें लगता है कि क्या पता रिलीज़ डेट पीछे खिसक गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो एडवांस बुकिंग करवाने की सोची थी, बट नहीं करवा पाए। तो कल दादा से डिस्कशन हो रहा था कि दादा मूवी देखने चलें क्या? कहने लगा चलना तो है, देखते हैं कैसा होता है। आपके साथ होता होगा ऐसा, जो आपका भाई होता होगा वो आपकी हमेशा नहीं सुनता होगा। तो मेरा बड़ा भाई जो है, मतलब मेरा दा, वो हमेशा नहीं सुनता। हालांकि साथ रहता है, बट उसका ये मानना है कि ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है हर एक चीज़। मतलब वो बहुत ज़्यादा ना, क्या कहते हैं उसको यार, मुझे ना वो वर्ड नहीं मिल रहा। क्या वर्ड हो सकता है? मतलब एक तो उसे शो ऑफ की आदत नहीं है, और दूसरा उसे बहुत ज़्यादा बेमतलब की चीज़ों पर खर्च करना पसंद नहीं है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार मूवी देख लेते हैं, इसका म्यूज़िक वगैरह सब कुछ अच्छा है। तो ठीक है, बोले चलो ठीक है। हाँ, मूवी का नाम है KGF चैप्टर 2। चैप्टर 1 मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें एक कहानी है एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे कलाकार ही कहूँगा क्योंकि इंसान एक कलाकार है, एक ऐसे कलाकार की जो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ता है, उसी को दिखाया गया है। रॉकी की कहानी। रॉकी जिसे बचपन से बहुत ज़्यादा तिरस्कार मिला, जिसे सबने कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद रॉकी एकदम से उठ खड़ा होता है, उन सारी तकलीफ़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, और उसके बाद वो एक देवता के रूप में लोगों के सामने नजर आता है। वो लाइफ चेंज करता है। रॉकी की KGF 1 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसमें ख़ासियत ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाए गए हैं कि कहीं पर ही हीरो बहुत देर तक खड़ा है किसी लोगों से अपनी बातें करते हुए, या फिर किसी हीरोइन से बातें करते हुए कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। ये वो कुछ नहीं है उसमें। उसमें सिंपल से फंडा है, वो अपना काम कर रहा है, उसका एक टारगेट तय है कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में हमारे टारगेट तय नहीं होते। तो रॉकी की वो जो फिल्म है KGF 1, उसमें टारगेट तय है कि यार मुझे एक गरुड़ा नाम के इंसान को इस दुनिया से आउट करना है। मुझे जो टास्क दिया है मुझे वो कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर जब 15-20 लाख लोग बंदी बना करके रखे गए हैं KGF के अंदर, जहाँ सोना निकालने की बात चल रही है, तो वो उन 15-20 लाख लोगों को जाने अनजाने में ही सही उनके दर्द के लिए खड़ा हो जाता है, और कैसे वो लीडरशिप निभाता है, कैसे लोगों का साथ देता है। अक्सर भीड़ में ना लीडर अलग पहचाने जाते हैं। ये अलग से होता है इंसान के अंदर। जैसे आप हैं लोगों के बीच में, आपको लीड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो मदद कर रहे हैं। अब जैसे रॉकी के कैरेक्टर की ना ख़ास बात क्या है कि वो भीड़ में जब खड़ा होता है, तो जहाँ पर जिस काम को जो कोई नहीं करना चाहता, वो सबसे पहले करना चाहता है। जैसे वो चढ़ाई चढ़ रहा है, तो लोग अपने आप को बचाते हैं ना चढ़ाई चढ़ते हुए, तो उसमें क्या करता है, वो अपने पीछे किसी बुजुर्ग को दिखता है तो उसका हाथ ऊपर खींच लेता है, उसे आगे बढ़ाता है, लोगों के लिए काम करता है। पहले पार्ट में तो ऐसा कुछ है। तो मुझे अच्छा लगा कुल मिलाकर के। आपको भी देखनी चाहिए, आपने नहीं देखी है तो KGF चैप्टर 1। अब बात करते हैं चैप्टर 2 पे। तो दादा ने कहा कि जो टिकट है वो बिल्कुल सही जगह पर होनी चाहिए। मैं कहा हाँ। तो एक जगह पे टिकट मिल रही थी, पर उसको लगा कि यार ठीक है, टिकट यहाँ पर ले तो लेंगे, बट सीट का प्रॉब्लम है। आपको पता है, सुबह से शाम तक का हर सिनेमा हॉल फुल था, मैं जो ऑनलाइन टिकट बुक करा रहा था।
तो आने का हम देखते हैं वाली बात हो रही थी। फिर फाइनली 2-3 बार कैंसिल करने के बाद एक बार हमने कहा चलो यार बुक करा लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हमने टिकट बुक करा ली। अब मूवी टिकट बुक कराई ये बनारस के पीटीआर सिनेमा में। अब उसमें जो सिनेमा हॉल में जो था शो था, हाँ वो सुबह से था और ऑडी हैं वहाँ शायद 2 हैं, तो हमारे दूसरे नंबर पे था। अब सुबह उठ करके जाना था, 7:15 पे मूवी शुरू होनी थी। अब जो लोग 12-1 बजे तक का काम करते हों, 2-3 बजे तक ही करते हैं कई बार हम काम, उन लोगों को सुबह उठ करके जाना है और 7 बजे तक तैयार होके जाना है। कितना मुश्किल टास्क होगा। तो अब दिमाग लगाया गया कि क्या करें। हमने कहा चलो ठीक है, बातों में कहा कि चलो देखते हैं। खाना खाते वक्त डिस्कशन हुआ कि हाँ भैया कुछ तो करना ही है, जो भी होगा फैसला तय करेंगे। फिर फाइनली ऐसा हुआ कि KGF चैप्टर 1 देखने का प्लान बना दोबारा से, क्योंकि अगले दिन मूवी चैप्टर 2 देखने जाना है, तो थोड़ी तैयारी होनी चाहिए ऐसा मानना था। और नीरज ने देखी भी नहीं थी। नीरज वीडियो जो आप देखते हैं वीडियो नीरज ही बनाता है। तो उसके बाद नीरज ने वीडियो लगाई। रात के 12-1 बज गए थे। अब 1 बजे से नींद आनी थी, अब वो 5 बजे तक खुलनी थी, क्योंकि 5 बजे उठते तो सही रहता। मेरी नींद ठीक 4:45 के आसपास खुली। आप ये चीज़ ट्राई करना ना अपनी लाइफ में, जब आपको सुबह जल्दी उठना हो तो अपने तकिए को बोल देना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आपकी नींद ना 4:45 के आसपास खुल जाएगी। ये मेरे टीचर ने बताया था मुझे बहुत पहले कि अगर आपको सोना है, सोने से पहले जिस इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब वो कहते हैं ना जिस जगह पर आप सोते हैं उस जगह की पहले तो इज्जत कीजिए, वो जगह साफ़ होनी चाहिए, ऐसा वो कहते थे। और उसके बाद जब आप सोएं तो अपने तकिए को ये बात बोल दें, तकिया नहीं लगाते, मतलब अपने मन में ये बात सोच लें कि मुझे इतने बजे उठना है। आपकी नींद ना ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। देखा घड़ी में, मैंने कहा ओह ये तो 4:45 ही हुए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अलार्म लगा दिया। मैंने कहा 5:30 का अलार्म लगाता हूँ। 5:30 से पहले मेरी 5:15 पे नींद खुल गई। मैंने कहा ओ 5:15 ही हुआ है। मैंने कहा 6 बजे का अलार्म लगाता हूँ। अचानक मेरी नींद ही नहीं खुली है। 6:05 पे वो अलार्म जो था वो 6 बजे का लगने के बजाय शाम के 6 बजे का लग गया। नींद में पता नहीं चला। मुझे नीरज उठा रहा है, भैया उठो, भैया उठो। मैं कहा क्या हुआ भैया, वो मूवी नहीं जाना आपको? कहाँ, चल। फिर उसके बाद मुंह धोया, वही जो आप अपने गले को ठीक करने के लिए करते हैं, पानी का इस्तेमाल। पानी पिया, पानी पीने के बाद अपना फ्रेश वगैरह हो करके हम चले अपने नए गंतव्य की ओर। सबसे पहले टैक्सी कराई गई बुक। अब जब आपको जाना होता है ना किसी डायरेक्शन में, देखना उस वक्त पे उस डायरेक्शन की आपको गाड़ियाँ ही नहीं मिलती। मैं देख रहा हूँ यार गाड़ी आ जाए, मोबाइल कई बार रिफ्रेश कर दिया, टैक्सी ही नहीं मिल रही है। मैंने कहा लो जी 6:15 हो गए, अब तो पहुँचना नहीं है। तो जैसे तैसे टैक्सी बुक हुई। अब उनको बताया एड्रेस, बोले हम नहीं आ सकते यहाँ पर। मैं कहा क्यों? मैं कहा गाड़ियाँ तो आती हैं। नहीं हम नहीं डालेंगे, हम आपकी गली में गाड़ी नहीं डालेंगे। अरे मैंने कहा भैया नाराज़ क्यों हो रहे हो सुबह सुबह? पता नहीं वो भाभी से लड़के आए थे, घर में बच्चों का प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या था। फिर हमने उनकी मुसीबत को समझा। हमने कहा चलो ठीक है यार, भैया नहीं आना चाहते तो हम चल देते हैं। तो तकरीबन 200-300 मीटर। अब बहस तो नहीं कर सकता था ना मैं उनसे सुबह सुबह, अगर वो भी कैंसिल कर देते तो क्या होता। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भैया हम आ रहे हैं। जब पहुँचे पता नहीं किस गुस्से में थे, वो बोल रहे OTP। मैंने कहा भैया क्या हुआ, नाराज़ हो? कह रहे भैया नाराज़ क्यों होंगे, आप कह रहे हैं गली के अंदर आइए। मैं कहा भैया हाँ ठीक है, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कह रहे अरे गुस्सा कहाँ है, हम ऐसे ही बोलते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है भैया। फिर उसके बाद चुपचाप है। फिर भैया को पता नहीं क्या हुआ था, हॉर्न बजा रहे थे खूब। मतलब वो होती है ना कुछ लोगों की आदत की बार बार, मतलब खुली सड़क भी अगर हो तो उसमें हॉर्न, सामने दिख रहा है कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है सिग्नल की वजह से, उसके बाद भी हॉर्न लगातार हॉर्न बजाए जा रहे। एक बार मैंने बोल दिया, मैंने कहा भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये प्लीज़ आप बार बार हॉर्न मत बजाइए। अरे सर अगर हाँ हॉर्न नहीं बजाएंगे तो जल्दी नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा लेकिन ट्रैफिक सिग्नल लाल है आगे, कैसे जा पाएंगे आप? कह रहे ऐसे ही होता है यहाँ पर, लोग फंस जाते हैं। मैंने कहा नहीं भैया प्लीज़ समझिए। कह रहा है हाँ ठीक है हम समझते हैं, आपसे ज़्यादा जानते हैं। ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि सड़क मुझसे ज़्यादा तो वो जानते भी होंगे और मुझसे ज़्यादा चीज़ों को जानते होंगे, जगहों को पहचानते होंगे। मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा चलो ठीक है। होता है ना कि आप बहस भी नहीं कर सकते हर बार, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका गंतव्य बिगड़ जाएगा उसमें। उसके बाद खांसी आ रही मुझे सॉरी। हाँ तो क्या हुआ कि जैसे तैसे हम निकले। अब एक जगह पर भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया।
अब सुबह सुबह ये बनारस में ही हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी बहुत तगड़ा लग जाता है, और मूवी के लिए समय बीतता जा रहा था। लगभग 7 बजने वाले थे। 7:15 पे मूवी शुरू होने वाली थी और हम ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। हमने कहा ओहो क्या करें, किस्मत को दोष दे रहे हैं, साथ साथ में मीटर भी बढ़ रहा है। यहाँ ना ओला का जो मीटर होता है, नाम ही ले लिया कंपनी का लो, तो मीटर भी बढ़ता जाता है ट्रैफिक जाम में फंसने के साथ साथ। तो अब हमने कहा यार क्या करें फिर भैया। तो जैसे तैसे हम पहुँचे फिर अपने गंतव्य पे। गंतव्य कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं आज। तो फिर जैसे ही पहुँचे हमने कहा ले भाई साहब आपका जो पैसा वैसा हुआ वो कर लीजिए। तो लास्ट में क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी थी, 2 या 3 रुपये बच गए। तब हमारे पास खुले पैसे नहीं थे 3 रुपये। तो हमने कहा लीजिए भैया ये अभी 100 रुपये का ही नोट है, तो क्या कर सकते हैं फिर, नहीं तो फ़ोन पे वगैरह कर देते हैं। बोले नहीं 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 हमें खुले चाहिए। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर तक हम खुले के लिए भटके। फिर ना पहले हमने सोचा था कि भैया के हाथ में चलो 10-15 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा पकड़ा देंगे। फिर हमने 3 रुपये का इंतज़ाम किया। उसके बाद 3 रुपये उन्हें पकड़ाए, और उसके बाद फिर हमने कहा शुक्रिया भैया और धन्यवाद कि आपने सुबह सुबह पहुंचा दिया। फिर उसके बाद तब जा कर के जब उनको 3 रुपये मिल गए उनके वापस, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हमने कहा जय हो, चलो दिन अच्छा हुआ। अब सिनेमा हॉल पे पहुंचे, देखा वहाँ पहले से ही लंबी कतार लगी हुई है। सुबह सुबह का टाइम था लेकिन वहाँ अलग ही गर्मी चल रही थी क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अब भीड़ में हम भी शामिल हो गए। हमने कहा चलो मूवी देखनी है। कुछ जानने वाले दोस्त मिल गए, बोले कि सर जी फ़ोटो वोटो खिंचानी। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ यार दोस्तों। मतलब ये तो हमारे लिए अच्छा है ना कि कोई तस्वीरें खिंचाना चाहता है तो कितना अच्छा लगता है, कोई समेट लेना चाहता है। मैंने ना एक बार बहुत पहले कहा भी था कि यार ज़िंदगी में कुछ लम्हे वापस नहीं आते, आपको समेट लेना चाहिए इसे कैमरे के फ्रेम में। तो ये सही बात है कि लोगों ने अभी अपने पास मोबाइल फ़ोन रखे, पता नहीं वो कब तक उसे रखेंगे उस फ़ोटो को, लेकिन मुझे अच्छा लगा उन्होंने तस्वीरें मेरे साथ खींची। अब उसके बाद हम चले सिनेमा हॉल की तरफ। अब सिनेमा हॉल में भी एक कैरेक्टर थे जो सबको सीट का पता बता रहे थे। पहले तो सिनेमा हॉल बड़ा पुराना है, सर्विसिंग करा लेनी चाहिए पीटीआर सिनेमा हॉल को अपनी। तो पहुँचे, उसमें जैसे होता है ना कि स्क्रीन पे मतलब जो सीट होती है, सीट के बगल पे एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती होगी, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में। वहाँ वो गायब थी, ख़त्म, कुछ पता नहीं चल रहा था। अंदर एक अलग से स्मेल आ रही थी, शायद सुबह सुबह उठ रहे होंगे सिनेमा हॉल वाले। तो हमने कहा चलो यार मूवी देखनी है। मूवी शुरू होने के लिए बस 2 या 3 मिनट बचे थे। जो वो थे मतलब जो बता रहे थे कि सीट यहाँ पर है, या फिर कह लें कि हम उनको हॉल के संरक्षक साहब, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे स्कूल में एक आंटी जी होती थी ना जो हर बच्चे को कंट्रोल करती थी। जैसे लोगों ने पहले स्टार्टिंग से शोर मचाना शुरू कर दिया, वो होए बैठो, आराम से बैठो, बाहर निकाल दूंगा। मैं लिटरली सरप्राइज था कि मतलब वो कैसे बाहर निकाल सकते हैं किसी को। फिर हमने कहा भैया एसी चला सकते हैं क्या? एसी? अरे चल रहा है ना, पंखा थोड़ी है जो एकदम से चल जाएगा। अच्छा, मैंने कहा पहले नहीं चलाते? क्यों चलाएंगे, इतना खर्चा करें क्या? हमने कहा लो जी आज ना दिन ही ऐसा है जहाँ पर हर कोई शेर बन रहा है और ज़रूरी भी है। ठीक है यार, हम क्या कर सकते हैं किसी को। तो हमने कहा ठीक है भैया भैया आराम से, आप आराम से कीजिए। मैंने कहा वैसे ही ठंड हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद स्क्रीन पर हुई रॉकी भाई की एंट्री। म्यूज़िक भी आया, टन टन, पता वो ना 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 इस टाइप का म्यूज़िक है शायद। वो आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे तो मिल जाएगा। मैं इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो समझ रहे हैं आप, कॉपीराइट वाला इशू हो जाता है। तो फिर उसके बाद रॉकी भाई की एंट्री के साथ में KGF चैप्टर 2 शुरू हुआ। KGF चैप्टर 2 की कहानी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका मज़ा भी ख़राब ना हो और आपको थोड़ा सा पता भी चल जाए कि कहानी क्या है। तो इस बार पिछली बार कहानी एक कलाकार ने सुनाई थी जो कि एक जर्नलिस्ट था पहले, और आज उनके बेटे इस कहानी को सुनाते हैं क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं किसी वजह से। वो पूरी फिल्म में नहीं आए हैं लेकिन वो बीमार दिखाए गए हैं। तो उनका बेटा कहानी को सुनाना शुरू करता है कि कैसे रॉकी की आगे की कहानी चली। रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया था, उसके बाद वो वहाँ का बॉस बन गया था। बॉस बनने के बाद उसके सामने अधीरा नाम का एक किरदार आया जो कि अपनी तलवार से ही सबको डरा कर रखता था। रॉकी ने कैसे उस अधीरा से अपनी लड़ाई जीती, रॉकी ने कैसे हर किसी से अपनी लड़ाई जीत करके अपना एक अलग मुकाम बनाया, कैसे वो अपने लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहा, ये फिल्म की कहानी है। अब इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए मैं आपको वजह बताता हूँ। माँ बेटे का प्यार ना इस दुनिया में सबसे अलग है, ये हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है। इस पर कई फिल्में बनी हैं लेकिन KGF मुझे लगता है कि एक माँ बेटी की ही कहानी है।
माँ का किरदार सिनेमा की स्क्रीन पर बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है ना, इतना खूबसूरत दिखाया गया है कि अगर आप उस किरदार को हटा देंगे तो केजीएफ को पूरा नहीं कर पाएंगे। केजीएफ में एक चीज़ और मैंने देखी कि हालांकि वो पुरुषत्व का बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें महिलाएं 2 कदम आगे हैं। अब जैसे रवीना टंडन जो किरदार निभाती हैं देश की प्रधानमंत्री का, तो वो इतना मजबूत किरदार है। जब वो उस किरदार में उतरती हैं तो लगता है कि यार ये बहुत पावरफुल है। जिस हिसाब से वो बात करती हैं तो लगता है कि अरे यार ये किरदार है। संजय दत्त को सिनेमा की स्क्रीन पर देखना अपने आप में ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है हर किसी का, लेकिन इस बार उन्हें देखना एक डरावने रूप से मिलना था उनके। हमने कांचा चीना के रूप में उन्हें देखा था अग्निपथ पे, तो अग्निपथ का आप कह लीजिए कि डबल टाइप किया इन्होंने और बहुत मेहनत भी की होगी उस किरदार को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हीरो से ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। और लो जी, फ़ोन आ रहा है, पहले इसको साइलेंट कर लेते हैं। तो दिक्कत यह है कि फ़ोन ना कभी भी बजना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहा था संजय दत्त वाली बात पर, तो संजय दत्त बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। कुल मिलाकर के फिल्म के सारे किरदारों ने शानदार काम किया है। कुछ चीज़ें जो मुझे आखिरी वो ये थी कि अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे इस फिल्म में तो शायद आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि संसद भवन में रॉकी घुस जा रहा है ऐसे ही, और संसद भवन की सुरक्षा पे किसी एक गैंगस्टर का चले जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा, और पुलिस चौकी को वो किरदार उड़ा देता है जो कि मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि पर्सनली ये मतलब ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, और पता नहीं वो सीन हट सकता था। तो कुल मिलाकर ये है कि वो लोग जो फिल्म बनाने वाले हैं वो मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा। तो फिल्म मुझे अच्छी लगी। कुल मिलाकर के काम बहुत शानदार था, सभी कला और सभी कलाकारों ने शानदार काम किया। और आप अगर इस वीकेंड में, ये लंबा वीकेंड है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप जा कर के उस मूवी को देख सकते हैं। फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, फैमिली के बगैर भी देख सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि कोई सीन ऐसा है जो ख़राब दिख रहा है। तो पूरी फिल्म ऑलमोस्ट बढ़िया ही है, क्लीन है। साउथ की सिनेमा की यही खासियत है कि आप उसे पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मुझे कुल मिलाकर अच्छा लगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मूवी ख़त्म हुई तो मतलब वही शोर मच रहा था मूवी में कि अरे रॉकी भाई का ही शोर है पूरी फिल्म में। तो रॉकी भाई की आगे की कहानी दिखाई गई है कि कैसे एक बच्चा, मतलब कुल मिलाकर कि जीएफ को अगर मैं एक शॉर्ट स्टोरी की तरह बताऊं, एक बच्चा जो मुंबई की गलियों में पला बड़ा, जिसको लोगों ने बहुत तिरस्कार से, क्या कहेंगे उसे, कि तिरस्कार से परेशान किया, लोगों ने बहुत परेशान किया जिसे। एक दिन जब उसने आवाज़ उठानी शुरू की तो आवाज़ कभी नहीं थमी। अपनी माँ से उसने एक वादा किया था कि माँ, मैं दुनिया में बहुत पैसे वाला बनूंगा, और वो सच में उतने पैसे वाला बना। ये खासियत है रॉकी भाई की। रॉकी भाई किसी से डरता नहीं है, ऐसा कुछ है रॉकी फिल्म में। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे आज रॉकी के बारे में एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जा कर के। तो कुल मिलाकर के आज का दिन कुछ ऐसा रहा। सिनेमा हॉल से वापस आए तो फिर उसके बाद हमने फिर से टैक्सी बुक की तो नहीं मिली। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पैदल निकलते हैं, ऑटो कहीं मिल जाएगा। ऑटो में पहुँचे तो ऑटो वाले भाई साहब पता नहीं किस गर्मी में थे, उन्होंने एक ई रिक्शा वाले को हमारे सामने बेहूदी और भद्दियाँ गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा भैया ये ज़रूरी थी क्या अभी गालियाँ वगैरह? तो कहने लगे अरे नहीं, ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने कहा या तो आप अब गाली देंगे या फिर हम इस ऑटो से उतर जाएंगे। जब तक हम इस ऑटो में हैं तब तक आप गाली नहीं देंगे, ये आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आप हमें अभी बोल दीजिए हम उतर जाते हैं। कह रहे अरे नहीं भैया ऐसा कुछ थोड़ा ही है, हम तो वैसे ही कर दिए। मैंने कहा आप अपने घर में गालियाँ दीजिए अगर आपको गाली देने का इतना शौक है। पता नहीं क्यों मेरा अपना पर्सनली मानना है कि जो गालियाँ हैं ख़ास तौर पे माँ और बहन को संबोधित करती हुई, ये पता नहीं क्यों एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। वो इंसान जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो सबसे ज़्यादा गालियाँ देता है, क्योंकि उसे कवर करना है अपने आप को। और मैं थोड़ा सा ना इस मामले में अलग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गालियों वाले हिसाब से बहुत दूर हूँ, और पर्सनली मुझे गाली बकना तो किसी का पसंद भी नहीं आता। अगर आपको गालियाँ देनी हैं तो आप माँ बहनों को उनसे निकाल करके दीजिए,
किसी के घर के बारे में बोल के, किसी को अपशब्द बोल करके मुझे नहीं लगता कि आपको सुकून मिल सकता है। और ये आपके पुरुषत्व की पहचान भी नहीं है। ख़ास तौर पे आप ताकतवर नहीं हो जाते गालियाँ देख करके। तो फिर उसके बाद थोड़ा मूड ख़राब हुआ उस बात से, लेकिन हम जैसे तैसे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमने हल्का फुल्का नाश्ता बनाया। अपने नाश्ता क्या मतलब, खाना ही बनाया। नाश्ता नहीं होता हमारे वहाँ। पहाड़ में एक चीज़ बोलते हैं कि पहाड़ी नाश्ता नहीं करते कभी, पहाड़ी सीधे खाना खाते हैं। तो हमने खाना खाया, बढ़िया खाना बनाया। अभिषेक जी ने शानदार खाना बनाते हैं। अभिषेक जी हमारी टीम का ही हिस्सा है। अभिषेक जी का एक चैनल भी अभिषेक किचन के नाम से अगर आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल अलग तरीके से वो खाने की रेसिपी बताते हैं। असल में बताते क्या, वो हमारे लिए बनाते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा उस चैनल को देखते हुए। बाकी जब दोपहर होने को आई तो उसके बाद नींद आ गई। नींद ऐसी आई कि अभी थोड़ी देर पहले ही नींद खुली है। और उसके बाद मुझे लगा कि आपके नाम ये वॉइस नोट भेजना बनता है, तो ये वॉइस नोट मैं भेज रहा हूँ। पता नहीं ये कैसा आपको लगा, मेरे दिल में जो आया मैंने वो अपने दिल से आपको बातें बता दी। कमाल बात यह है ना इस वॉइस नोट की, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है आज तक, और ना कभी लिखी जाएगी। मैं जब तक रहूँगा इस दुनिया में, या फिर ये कह लीजिए कि जब तक ये आवाज़ मुझ पर मेहरबान है या आवाज़ मुझे मिली हुई है, तब तक मैं आपको वॉइस नोट सुनाता रहूँगा। और जिस दिन मैं नहीं रहूँगा शायद ये वॉइस नोट ना सुनाई दे आपको, या मेरी जगह पर कोई और कलाकार आएगा, आपकी जगह पर सुनने वाला कोई और आएगा। लेकिन तब तक वादा है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और यार एक बात और शेयर करनी थी कि अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ करके। कई बार आपको लगता भी होगा कि मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कमेंट्स की रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन ना मुझे पढ़ते हुए इतना सुकून मिल जाता है, मैं खो जाता हूँ उस दुनिया में। मुझे लगता है वाह यार क्या खूबसूरत है। और मैं कई बार अलग अलग सिस्टम पे चेक करता रहता हूँ वीडियो की, यार सुनते हुए कैसा लग रहा है। तो उसके बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। आप अपने दिल की बातें लिख सकते हो मुझे। अब हम क्या करेंगे कि अगले वॉइस नोट में बातचीत भी शुरू करेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर मुझे ना ईमेल कर दीजिएगा, kahaniwala9@gmail.com। ये मेरा ईमेल अकाउंट है, ईमेल क्या कहते हैं इसको, ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल कर सकते हैं, वहाँ हम फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। मतलब कमेंट पे फ़ोन नंबर मत लिखिएगा, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। और क्या कहूँ यार, मतलब इसको तो ये भी नहीं कह सकते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसे सुनने वाले वही लोग होंगे जो थोड़ा फुर्सत में होंगे। तो अगर आपको लगेगा कि ये ऑडियो नोट आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये पर्सनल हक है और ये आपका पर्सनल चैनल है। सही बात बोलूँ, इस चैनल को ना सिर्फ आपने बनाया है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे कोई सुनेगा, कोई बैठ करके बातें करेगा मुझसे। मतलब मैं कोई बातें कह रहा हूँगा और कोई सुन भी लेगा उस बात को। तो आप जो प्यार देते हैं, आप जो मोहब्बत देते हैं, उसी मोहब्बत की वजह से ये चैनल ऐसे ग्रो करता जा रहा है। आज हम इतने लोग जोड़ गए हैं इस पर यार। मतलब कभी कभी तो ना भगवान जी को मैं थैंक यू कहता हूँ, भगवान जी यार मतलब आपने ना अच्छा काम दिया मुझे कि मैं आराम से बोल सकता हूँ, कहीं किसी को सुकून मिल जाए। और मुझे भी सुकून मिलता है, पता है मुझे सुकून मिलता है कि मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ बैठे हो, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मेरे सामने बैठे हो और मैं अपने दिल में जो आया है ना, जो मैंने फील किया वो मैंने आपको बता दिया। सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 100% सही हूँ और मैं 100% हर चीज़ अच्छी करता हूँ, लेकिन मेरे ना कुछ उसूल हैं। मुझे लगता है कि मैं उन उसूलों से पीछे नहीं हट सकता और मैं चेंज भी नहीं हो सकता उन चीज़ों के मामले में। तो यही मेरी कहानी है यार, और यही मेरा दिन रहा। अगले ऑडियो नोट में मुलाकात करूँगा तो कुछ और नई बातें लेकर के आऊँगा। और आप बताइएगा मुझे कि आपका दिन कैसा रहा, आपने जो मूवी वगैरह देखी, अगर कोई मूवी देखी तो कैसा रहा। वीकेंड का क्या प्लान है। हो सकता है कि वीकेंड में आपको वीकेंड ना मिला हो लंबा, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, यही था अभी। ये वॉइस नोट यहीं पूरा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। सुनते रहो पंकज जीना को, ऐसे ही जुड़े रहो। और हाँ, हो सके तो इसे शेयर कर देना। बाय बाय, चलो अब